हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में रिवीजन की क्लास है। जो कुछ भी हमने 13 अक्टूबर को पढ़ा उसका हम आज रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। सुनो मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना है तुम्हें अपने ही पैरों पर। यानी कि दूसरों के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है आप अपने ऊपर भरोसा करिए। अपनी आपके अंदर जो एबिलिटीज और कैपेसिटीज छुपी हुई हैं उसको पहचानिए, उस पर मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी विचारधारा के साथ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वो उपलब्ध है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस सब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हमारी क्लास है वो बेनिफिशियल है आपके लिए। तो विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, हम हर साल 14 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार की जो थीम है 2023 के लिए डिसाइड की गई है, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सतत विकास लक्ष्य को शामिल करते हुए बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण के साथ में विश्व मानक दिवस मनाया जा रहा है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो भी पैकेज्ड फूड हम यूज करते हैं उसकी पैकेजिंग में आप देखते हैं ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन से इसमें तत्व हैं, उसकी मात्रा कितनी है। तो एक उसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है जिससे कि वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सही रूप से प्रभाव डाल सके। तो उसी के लिए विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के बारे में बात करें तो भारत का भी राष्ट्रीय मानक निकाय है जो भारत सरकार के तहत काम करता है। भारत में जो भी चीजें विदेशों से आती हैं या जो भी चीजें हम यूज करते हैं खाने के लिए पैकेज्ड फूड, उन सब का जो हमारा राष्ट्रीय मानक निकाय है वो देखता है अपने अंडर में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है। तो आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा को, जो अभी एशियन गेम्स हुए थे उसमें जो जेवलिन थ्रो था उसमें गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने भारत के लिए। तो नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लॉरियस का। ओके, इस बात को ध्यान रख लेंगे। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो लॉरियस है वो एक ऐसे संगठन के रूप में काम करता है, एक खेल आधारित चैरिटी के रूप में काम करता है जो खेल को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। देखो, जो सरस्वती सम्मान है वो भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है, जो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 2022 के लिए चुना गया है शिव शंकरी को, जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो शिव शंकरी हैं वो तमिल साहित्य से रिलेट करती हैं और इनकी आत्मकथा जिसका नाम है सूर्य वामसम, क्या नाम है, सूर्य वामसम, इसके लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगर के बिरला फाउंडेशन के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही हर साल सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अच्छा, इस सम्मान के तहत आप देखेंगे 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक प्लेक दिया जाता है। ओके, सरस्वती सम्मान के तहत जैसा कि हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, तो उसमें 22 भाषाएं हैं। तो उन 22 भाषाओं में अगर किसी ने साहित्य लिखा हुआ है, उपन्यास है या कुछ भी है जो लिखा हुआ है उन 22 भाषाओं के तहत लिखा गया है, तो उसको सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। और अभी तक 32 सरस्वती सम्मान दिए जा चुके हैं भारत में। ओके, शिवशंकरी जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1942 में। ओके, अच्छा, इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो इन्होंने 48 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 5 यात्रा वृत्तांत और निबंध और 3 आत्मकथाएं भी लिखी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है। देखो, राइट्स लिमिटेड को दर्जा दिया गया है अभी नवरत्न का। अच्छा, नवरत्न का जो क्राइटेरिया है वो कैसे डिसाइड किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उनको 3 पार्ट में बांटा जाता है, महारत्न, नवरत्न और नवरत्न और मिनी रत्न। ओके, तो जो हमारा राइट्स लिमिटेड है वो हमारे देश का 16वां नवरत्न के रूप में शामिल हुआ है। अभी तक 15 नवरत्न थे, जिसमें राइट्स लिमिटेड के शामिल हो जाने के बाद में भारत में जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो 16 हो गई है। यहाँ पर प्रॉपर लिस्टिंग दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो 15 नवरत्न में शामिल हैं। ओके,
अच्छा, नवरत्न के क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्राइटेरिया में क्या है कि 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए तक का जो उनका शुद्ध लाभ है वो होना चाहिए, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए तक का शुद्ध लाभ कंपनी का होना चाहिए। 3 साल के लिए उनका 25,000 करोड़ रुपए तक का जो व्यापार है वो होना चाहिए, और जो जो वार्षिक शुद्ध मूल्य है वो 15,000 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए 3 साल के भीतर। इसके अलावा जो 5 साल की रैंकिंग देखी जाती है इन कंपनियों का, उसमें 60 अंकों से ज्यादा इन कंपनियों को प्राप्त होना चाहिए, तभी ये नवरत्न कंपनियों की जो एक क्राइटेरिया है फुलफिल होने की वो कवर कर सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। साउथ इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको त्रिशूर में देखने को मिलेगा। तो इसके नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है विजय कुरियन। तो विजय कुरियन को नियुक्त किया गया है साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन के रूप में। ओके, अच्छा, ये 2 नवंबर से अपना कार्यकाल संभाल लेंगे, और 2 नवंबर 2023 से लेकर 22 मार्च 2006 तक ये जो है चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं साउथ इंडियन बैंक के। क्लियर? इसका मुख्यालय जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि त्रिशूर पे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाया गया है। तो देखो, वेटलैंड शहर बनाया गया है उदयपुर को। उदयपुर को कहते हैं झीलों का शहर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 झीलें हैं जिनके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी झीलें हैं। देखो, वेटलैंड शहर के बारे में बात करें तो स्पेशली ये जो रामसर साइट्स है ना, तो रामसर साइट्स में इस वेटलैंड शहर को शामिल किया गया है। जो रामसर साइट्स होते हैं वो स्पेशली एक वैश्विक अनुबंध या वैश्विक संधि के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में तैयार किया गया ऐसी जगह है जो जो हमारे जो जलीय पक्षी हैं उनके निवास के लिए, उनके आवास के लिए बनाया जाता है, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो उसमें शामिल किया गया है राजस्थान के उदयपुर शहर को। ओके, अच्छा, इसमें अगर मैंने अभी बात करी थी झीलों के बारे में, तो यहाँ पर झीलों को देख लेते हैं कौन कौन सी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो पिछोला है, फतेहपुर सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है और दूध तलाई है। ये 5 ऐसे झील हैं जो उदयपुर में पाए जाते हैं। 37 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है उदयपुर, और राजस्थान में स्थित है, और इसको झीलों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर झीलों की संख्या आपको जैसा कि पता है 5 है। ग्लोबल वेटलैंड सिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2022 में कुल 17 देशों के 42 वेटलैंड शहर शामिल किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना के शहर हैं, और चाइना के जो शहर है उनकी संख्या कितनी है, तो 13 है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने कि भारत ने फ्रांस के साथ कौन सा वार्षिक रक्षा संवाद किया है। कुछ दिन पहले न्यूज में हमने पढ़ा था कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो कहाँ पर गए हुए हैं, तो वो 2 देशों की यात्रा पर गए थे, इटली के और फ्रांस के। तो पहले वो इटली गए और वहां पर रक्षा समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, और अब ये फ्रांस गए हुए थे, तो फ्रांस में इन्होंने वार्षिक रक्षा संवाद किया है। कौन से नंबर का है ये पूछा जा रहा है, तो 5वां है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, 11 अक्टूबर को ये संवाद हुआ है दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर किन नियमों की अनदेखी करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है। तो देखो, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उस पर जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि 5.4 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो केवाईसी से रिलेटेड जो नियम थे उसको क्या किया है, उसको फुलफिल नहीं किया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया है। क्लियर? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही पुणे में जो अन्ना साहेब मगर सहकारी बैंक है उस पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था आरबीआई के द्वारा। देखो, आरबीआई जो है दिशा निर्देश देती है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो स्पेशली डिजिटली लेन देन का काम करता है, तो उसको केवाईसी से रिलेटेड जो साइबर सुरक्षा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में जो यूपीआई से रिलेटेड जो नियम है उस सब का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में, जिसको अभी रिलीज किया गया है 2023 में। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत के स्थान में गिरावट आई है। 2022 में भारत का जो स्थान था वो 107 था, और अब ये गिरावट आकर 111वें स्थान पर भारत चला गया है। अच्छा, इसकी रिपोर्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो संस्थाएं कौन सी हैं जो ये रिपोर्ट निकालती हैं, तो यहाँ पर एक आयरिश एनजीओ है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन एनजीओ जिसका नाम है बेल्ट हंगर हेल्प। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है।
ओके, 125 देशों को शामिल किया गया है और उसमें से 111वें नंबर पर भारत की स्थिति है और पिछले साल यानी कि 2022 में भारत की स्थिति 107वें नंबर पे थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो ये है, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति। अच्छा, अब जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कुछ तथ्य हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बोला गया है कि जो अल्प पोषण की दर है भारत में वो 16.6% है, ठीक है। और जो 1 से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके बीच में जो मृत्यु दर है वो कितनी है, तो 3.1% बताया गया है। और 15 से लेकर 24 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं उनके बीच में जो एनीमिया है यानी कि जो खून की कमी की जो बीमारी है वो लगभग 58.1% है। तो आप देख सकते हैं कि कितने खतरनाक तरीके से जो भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति को दर्शाया गया है। ओके, देखो, महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये बोला गया है कि जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे देश की परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं लिया जा सकता। और साथ में ये भी बोला गया कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे स्थिति हमारी अच्छी है, फिर भी हमें जो रैंकिंग है वो नीचे की दी गई है ना। और इसमें अगर मैं स्थिति के बारे में बात करूं, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करूं, तो भारत की स्थिति 111वें नंबर पर है, पाकिस्तान की स्थिति 102 नंबर पे, बांग्लादेश 81 पे है, नेपाल 69 पे है और श्रीलंका 60 पे है। तो आप देख सकते हैं भारत की स्थिति को। ओके, अच्छा, जो शीर्ष 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं उनके नाम। बेलारूस है, बोस्निया है, हर्ज हर्जेगोविना है, चिली है, चीन है और क्रोएशिया है। ओके, और नीचे से जो देश हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो वो है चाड, नाइजर, लेसेथो, कांगो, यमन, मेडागास्कर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ओके, इस जो ये सूचकांक है ग्लोबल इंडेक्स है, इसमें नीचे की स्थिति लिए हुए हैं, यानी कि 125 देशों की स्थिति में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे ऊपर के 5 देश और सबसे नीचे के जो 5 देश हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं, रिवीजन करते हैं जो कल हमने पढ़ा उसका फटाफट। तो विश्व स्तर पर 13 अक्टूबर को हमने क्या मनाया, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया है। और इस थीम क्या थी, तो लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। ओके, विश्व अंडा दिवस हमने बनाया अक्टूबर में, जो दूसरा शुक्रवार होता है उस दिन मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को हमने इसको मनाया है। और इसकी थीम क्या है, स्वस्थ भविष्य के लिए अंडे। अंडे के बारे में बात करूं तो ये एक संपूर्ण आहार के रूप में इसको कहा जाता है, और जो जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और विटामिन डी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, विटामिन ए देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर का जो दूसरा गुरुवार होता है उस दिन विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, इसलिए 12 अक्टूबर को हमने विश्व दृष्टि दिवस मनाया, जिसकी थीम थी लव योर आईज एट वर्क। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे आयुष शेट्टी हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और BWF टूर्नामेंट में जूनियर चैंपियनशिप में हमारे देश की साइना नेहवाल थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और सिर्फ एक गोल्ड मेडल भारत ने जीता है और वो भी साइना नेहवाल के द्वारा ही जीता गया है, इस बात को भी याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के जलीय जीव किसे घोषित किया गया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, तो गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, चंबल है, यहाँ पर आपको जो है गंगा डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम दर्ज किया है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो वनडे विश्व कप हो रहा है वो भारत में हो रहा है, तो भारत के जो रोहित शर्मा है उनके द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। यानी कि भारत के खिलाड़ियों में सबसे तेज सेंचुरी बनाने का, यानी सबसे कम गेंदों पर जो सेंचुरी बनाने का काम किया गया है वो रोहित शर्मा जी के द्वारा किया गया है। 63 गेंदों पर इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। इसके बाद 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो MRPL को दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर में भारत के सबसे तेज धावक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो सबसे पहले ये सेना से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 100 मीटर में भारत के सबसे तेज धावक के रूप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है मणिकांत। ओके,
भारतीयों को इजराइल से निकालने हेतु भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि हम सबको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध हो रहा है, और जिसमें से हमारे देश के जो भारतीय हैं, जो वहां पर गए हैं, छात्र हैं, जो व्यापार के लिए गए हैं या किसी भी काम के लिए गए हैं, लगभग उनकी संख्या 18,000 है इजराइल में जो रह रहे हैं। तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया, और इसके बारे में हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बताया। इस मिशन का नाम पूछा जा रहा है, तो इस मिशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ओके, तो याद रख लेंगे ये वाली बात। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका के पहले जो गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है। तो देखो, गांधी जी से रिलेटेड जो संग्रहालय है वो पहली बार बनाया गया उत्तरी अमेरिका में। अभी 2 अक्टूबर को 154th नंबर की जयंती हमने सेलिब्रेट करी गांधी जी की, तो इस अवसर पर ही इस संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया था। ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो अमेरिका का जो टेक्सास है वहां पर ह्यूस्टन है, तो ह्यूस्टन में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, इंटरनल गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन इसका नाम है, पूरा याद रखेंगे इसका नाम। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए चैनल पर, चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।